नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। शाम के 7 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी बहस का समय हो चला है। फिलहाल आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है कि राजस्थान में विधानसभा चल रही है, लगातार बातचीत का दौर जारी है, हंगामा भी हो रहा है, कई मुद्दे पर सवाल जवाब भी हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में सवाल फिर से उठता है जिलों को लेकर के। आप सभी को याद होगा कि पिछले कुछ समय से जब कांग्रेस शासन में नए जिले बनाए गए थे, उसके बाद में बीजेपी सरकार के आने के बाद उन जिलों पर निर्णय करके बातचीत करके कुछ जिलों को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से सदन के अंदर हंगामा है, जिलों को लेकर शुरू हो चुका है। आखिर क्या कारण है जिन पर जिलों को लेकर वापस बातचीत है वो शुरू हुई है? क्यों विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ है, बातचीत हुई है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से अटल खंडेलवाल जी। अटल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर मीनाक्षी सैटी जैदी जी हैं। मैम, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अटल जी, आखिर क्या है फिर से जिलों को लेकर के बातचीत का दौर है, विधानसभा के दिन हंगामे का दौर है, वो शुरू चला है। स्टार्टिंग नोट में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब किसी ने मंशा ही बना रखी हो कि हमें हंगामा करना है किसी बात को लेकर के, तो वो वैसा ही करेंगे। जबकि पहले से ये बात तय है कि अब ये जिलों का मुद्दा है, वो न्यायिक प्रक्रिया में जा चुका है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। या तो वहां मत करते आप, और आप जो लड़ाई लड़नी विधानसभा में लड़ लेते, तो हम बता देते कि भाई क्या कारण थे, जिले क्यों आप लोगों ने किस तरीके से बनाए थे। वो सब पूरे राजस्थान की जनता ने देखा था। राम लुभाया जी से तो मैं पर्सनली मिलके आया था। तो उस वक्त तक 3 साल तक उन्होंने जो काम किया वो केवल 7 जिले बनाने के ऊपर किया था कि 7 या 8 जिले से ज्यादा नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन अचानक ही उन पे पता नहीं कौन सा प्रेशर आया और उन्होंने एकदम से वो तो गए हुए थे बाहर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 जिले बनाने की घोषणा कर दी। उसके बाद में 2 वापस ले लिए, 3 संभाग बनाने की घोषणा कर दी। और इसके साथ साथ वो हर उस वीक आप अगर देखेंगे तो वो जहां भी सभा में जाते थे वो एक बात करते थे, क्योंकि चुनाव का टाइम था, वोटों की राजनीति थी। वो हर जगह ये जाकर के बोलते थे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। और जिले वो बोले कि जो भी मांगेगा मैं उसे जिला दे दूंगा। तो जिस तरीके की उनकी कार्यशैली थी वो प्रशासनिक न होकर राजनीतिक थी। और राजनीतिक कार्यशैली जब व्यक्ति करता है तो उसको ये नहीं समझ में आता कि एक पूरे राज्य पे क्या प्रेशर पड़ जाएगा, रेवेन्यू का क्या रहेगा, प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या रहेगा, जनता कहाँ आहत होगी। सहूलियत की बजाय जनता प्रताड़ित होना शुरू हो जाएगी। वो जिला केवल एक जिला नाम मात्र से जिला बोलने से काम नहीं चलेगा। उसको कैसे उसकी रचना करनी है, किस तरीके से करनी है, आप ही बताइए। पहले जिले के अंदर उसकी बाउंड्री तय होगी या पहले नाम तय होगा? इन्होंने पहले नाम तय किया और बोले साहब अब हम इसकी जो बाउंड्रीज है वो अब बना रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से तहसील आएंगी, कौन से गांव आएंगे। अब ये बताइए ये क्या प्रक्रिया हुई? ये आनन फानन में की गई प्रक्रिया थी। इसको हमने उसी दिन कह दिया था कि इसकी समीक्षा करके और जो राज्य के लिए ठीक लगेगा, जनता के लिए ठीक लगेगा, वो करेंगे। ठीक है मीनाक्षी जी, आप 95% काम है। जी जी वो काम आप तहसील को ठीक कर दीजिए, गांव को ठीक कर दीजिए। आप उनकी बाउंड्रीज को, आपको अगर छोटी इकाई चाहिए तो वहां कर दीजिए, पटवारी। और आप ये देखिए बहुत कम लोगों के काम होते हैं, ज्यादातर के तो सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक इन्हीं से काम पड़ जाते हैं। 95% काम बता रहा हूं। बहुत कम 5% लोगों के काम जिला स्तर पे जाते हैं। चलिए और मीनाक्षी जिले जी, बनाए तो उसके स्टार्टिंग लिए मीनाक्षी जी से रेवेन्यू नोट लेते, अच्छे स्टार्टिंग से नोट रखें, लेते हैं एक उसकी बार। स्ट्रक्चर बढ़िया से रखें और फिर बनाए। जी अटल जी, मीनाक्षी जी आप क्या कहेंगे स्टार्टिंग नोट के अंदर? जी देखिए, जो भी जिलों को बनाने की घोषणा की गई थी वो जी क्षेत्रफल और जनसंख्या को आधार में रखते हुए की गई थी। जी और जैसा कि आपको ये ध्यान है सबको कि जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का।
और जी यहाँ पे जिलों की संख्या अगर हम इसको कंपेयर करें एमपी से या यूपी से, उनके मुकाबले में काफी कम है, क्योंकि ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में लोगों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए जब जिले के मुख्यालय पर जाना पड़ता है तो बहुत एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उन सिटीजन्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि नए घोषणा जो नए जिले और नए संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। और इसमें मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ लेके आना चाहूंगी, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस बनते हैं, उसका जो सेकंड जो कमीशन बना था, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं छोटी प्रशासनिक इकाइयों की बात की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। तो ये दोनों काम तभी हो सकते हैं जबकि प्रशासनिक इकाई एक छोटी यूनिट रहे, और वो छोटी तभी हो सकती है। राजस्थान जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से 3,42,000 किलोमीटर के आसपास का वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है, तो यहाँ पे जिलों की संख्या चूंकि कम थी उसके क्षेत्रफल के हिसाब से जिलों को बनाने का निर्णय लिया गया था। यूपी जो कि हमारे से कम क्षेत्रफल के हिसाब से 1 लाख वर्ग किलोमीटर कम है, लेकिन वहां पे जो जिलों की संख्या है वो 76 है। जी तो लगभग आज की स्थिति में भी अगर हम देखें तो हमसे जस्ट डबल उनके वहां पे जिलों की संख्या है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक सुविधा को और आम नागरिक की समस्याओं को ध्यान में रख के इन जिलों को बनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब आनन फानन में राजनीतिक कारणों से बिना कोई ठोस आधार दिए कुछ जिलों को तो निरस्त कर दिया और कुछ जिलों को वापस उन्होंने रख लिया है। तो उसका क्या आधार है, क्यों इन्होंने पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई है? एक जो तो जिला जो रख लिया उसकी तो पुराने जिला मुख्यालय से दूरी मात्र 32 किलोमीटर है, जिसको कैंसिल कर दिया उसकी जिला मुख्यालय से दूरी 125 किलोमीटर भी है, 155 किलोमीटर भी है। तो बिना किसी ठोस आधार के इन जिलों को निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है, जी हमारी आपत्ति उसी पर है। हम यही कह रहे हैं बार बार कि क्यों पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई गई, और जो भी इसके पीछे आपने ठोस आधार लिए हैं वो बताइए ना आप सदन में, जी डॉक्टर मीनाक्षी, जब अगर हम सदन में देखें आपसे तो पूछा जा जी रहा है। जी डॉक्टर मीनाक्षी, अगर हम देखें तो वेल में जिस तरह से, क्योंकि ये बातचीत का दौर है, विधानसभा के अंदर अगर चीज़ मौजूद है, तमाम नेता मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, तो सवाल जवाब का जो दौर है उसको सवाल जवाब के दौर से ही हम कर सकते हैं। लेकिन वेल में जाकर के हंगामा करना, वो चीज़ कहाँ तक आपको सही लगती है? देखिए, जहां तक सदन की कार्रवाई है वो एक जी जिसे कहते हैं स्मूथ रूप से चलनी चाहिए, जी उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार क्योंकि विपक्ष को एक जिम्मेदारी भी होती है, उसको जनता की आवाज उठाना होता है। अगर जनता की आवाज विपक्ष वहां पे उठा इसलिए नहीं पा रहा कि जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष द्वारा उनको मौका नहीं दिया जा रहा है या उनको रोक दिया जा रहा है, तो फिर कई बार ये जरूरी हो जाता है कि जो विपक्ष है वो अपनी आवाज को जिस भी अंदाज से उठा सकता है उसको उस अंदाज में उठाने के लिए मजबूर होना लेकिन पड़ता है। डॉक्टर मीनाक्षी, अगर इस तरह से अगर हंगामा ही सदन के अंदर होता है तो जो आम पब्लिक देख रही है, आम पब्लिक सुनना चाह रही है, वो सुन नहीं पाती। अगर हंगामा बढ़ता है तो फिर सदन को स्थगित कर दिया जाता है, जिससे कि वो प्रॉपर जानकारी है, जो प्रॉपर चीज देखना चाहती है पब्लिक, वो पब्लिक नहीं देख पाती है। देखिए, सदन को चलाए रखने में दोनों ही पक्षों का जी योगदान बिल्कुल। अपेक्षित होता है। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष को उचित मौका दे और उसको अपनी बात कहने की जिसे कहते हैं कि पूरा समय दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विपक्ष अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे हटेगा। और जिसमें हमारी जो अभी वर्तमान जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये पार्टी तो वैसे भी बहुत एक लंबे समय से सत्ता पक्ष में भी रही है, विपक्ष में भी रही है। तो जी उसमें मुझे नहीं लगता कि ये सारी जिम्मेदारी हम सिर्फ विपक्ष की कह के हम टाल सकते हैं कि विपक्ष की वजह से ये हंगामा हो रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी इसमें जिम्मेदार है। उनको चाहिए कि वो विपक्ष को उनका उचित समय दे, उनका सम्मान करे, ताकि विपक्ष जनता की आवाज को सदन में बिल्कुल पुरजोर तरीके से जोरदार ढंग से सबके सामने रख पाए। लेकिन डॉक्टर मीनाक्षी, अगर बात करें, आप ही की पार्टी के विधायक हैं सुरेश मोदी, उनका ये कहना है, आपने भी कहा कि पिक एंड चूज की जो नीति है वो बीजेपी ने अपनाई है।
आखिर ऐसा आपको क्यों लगा कि पिक एंड चूज की नीति बीजेपी की ओर से अपनाई गई है? देखिए, इसमें अब एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि सांचौर को निरस्त जी किया गया। सांचौर की जालौर से दूरी 155 किलोमीटर है। जी डीग को रख लिया गया, डीग की दूरी 32-35 किलोमीटर है। तो कोई एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए था ना, या फिर जी कोई जनसंख्या का आधार रखते। तो हम यही कह रहे हैं उनसे कि आप ये बताइए कि उस वो आधार क्या है। भाई, कोई भी चीज हम अपने घर का कोई निर्णय तो ले नहीं रहे कि जो हमारी जी मर्जी होगी वो ले लेंगे। ये जनता से जुड़े हुए निर्णय हैं, तो उनके पीछे क्या आधार रहे वही जानना चाह रहे हैं, और हम जनता के बिहाफ पे ही जानना चाह रहे हैं। और मैं एक और चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं कि जी ये जो जिलों को निरस्त कर दिया और जिले कुछ रख लिए, उन सब के बीच में बीजेपी के ही एमएलए के द्वारा कुछ जी नए जिले बनाने की भी डिमांड आ रही है। अभी महुआ जिले को बनाने की डिमांड इनके ही एमएलए राजेंद्र मीना जी रख रहे हैं। तो जिले छोटे बड़े बनाना मुझे जी लगता है प्रशासनिक दृष्टि से उचित ही रहता है, क्योंकि कोई भी एक जो सिटीजन है उसको अगर अपनी किसी समस्या को लेके जिला मुख्यालय तक जाना पड़े, और जो हमारा आम नागरिक है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है ये आप सबको भी बेहतर पता है। तो उस आर्थिक स्थिति के चलते वो एक 150 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय में जाने में और 30 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय में जाने में निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। लेकिन साथ में उन विधायक ने यह भी कहा है कि जिस कमेटी ने जिलों पर बातचीत की है, जिलों पर निर्णय लिया है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। अब जब कमेटी ने निर्णय ले लिया उस समय आप जो पार्टी थी कांग्रेस की ओर से, उस समय इतना कुछ कहा नहीं, लेकिन अब ये कहना सामने आ रहा है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। अब देखिए, मतलब ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कौन सी कमेटी की बात कर रहे हैं। जो कमेटी पहले बनी थी या जो कमेटी अभी जिसने ललित के पवार जी के जी नेतृत्व में जो एक जी कमेटी बनाई गई थी जिनको जिलों को पुनर्गठन मैं करने की, पवार उसकी कमेटी की बात कर बात पा कर रहे हैं रहा हूं आप मैं। तो? जी 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 जी। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित तो मैंने एक एग्जांपल तो आपके सामने अभी जी सांचौर का और डीग का दे ही दिया। तो वो जी ही हम क्योंकि अगर कमेटी बननी है तो कमेटी देखिए कहीं ना कहीं उसको जो भुगतान किए गए होंगे वो पब्लिक एक्सचेकर से किए गए होंगे। तो जो उस कमेटी का डॉक्यूमेंट है वो एक सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कमेटी ने किस आधार पर निर्णय लिए हैं, किस आधार पे तो जिलों को निरस्त किया गया और किन आधारों पे जिलों को रखा गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो गहलोत जी के टाइम में जिलों की घोषणा हुई थी उनको सबको ही निरस्त कर दिया गया। उनमें से 9 को निरस्त कर लिया तो 7 को रख भी लिया। तो वो जी 7 किस आधार पे रखे और 9 किस आधार पे निरस्त किए हैं, वो कमेटी की रिपोर्ट आप सार्वजनिक कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि वो पूर्वाग्रह था या पूर्वाग्रह नहीं था। तो हम ठीक तो है। यही तो डिमांड कर रहे हैं। जी जी अटल जी हमारे साथ हैं। अटल जी, साफ तौर पर कहना है कि जो कमेटी ने कहा है, निर्णय लिया है, उसका सबूत सामने रख दीजिए। प्लस ये भी कहा है कि जो कमेटी ने निर्णय लिया है वो निर्णय पक्षपाती तौर पे है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के निर्णय लिया गया है जिलों को लेकर। देखिए, अगर ऐसा होता तो हम पहले दिन से ये क्यों बोल रहे होते कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के लिए हमें एक कमेटी की क्यों बनानी पड़ती, हम तो वैसे ही निरस्त कर देते। जी लेकिन क्योंकि आवश्यकता थी राजस्थान में जिले बनाने की, तो जो ठीक से जिले बनाए गए उनको हमने रख लिया, और जो हमें लगा कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाए गए हैं उनको हमने हटा लिया। अब रही बात, ये कह रहे हैं कि साहब कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दो, तो हम तो वो भी कर देते। लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखते, और धैर्य, हम तो कह ही रहे थे कि हम कमेटी की रिपोर्ट को भी रखेंगे, लेकिन आपने जल्दबाजी में आप न्यायालय में चले गए। अब न्यायालय में चले गए हैं तो हम सारे सवाल जवाब, कमेटी की रिपोर्ट, सब कुछ रखेंगे ना। कमेटी ने जो निर्णय किए जिले बनाने के, वो ज्योग्राफिकल, पॉपुलेशन, रेवेन्यू, डिस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 बातों को ध्यान में रखते हुए किए हैं। और इसका पूरा वर्णन आप न्यायालय में जब चले ही गए हैं तो आप न्यायालय में बात करिए। आप ये बताइए, आप दो जगह एक ही चीज को दो प्लेटफॉर्म पे बात कर क्यों करना चाहते हैं? ये तो एक तरीके से आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर न्यायालय में आप गए हैं, वहां पर जो भी चीजें सरकार से मांगी जाएगी वो दी जाएगी वहां पर।
न्यायालय तो स्वतंत्र है ना, वो कोई हमसे थोड़ी, सरकार से थोड़ी चलता है, वो स्वतंत्र है। और जब आप न्यायालय में चले गए, जो भी न्यायालय कहेगा हम वो सारे डॉक्यूमेंट, वो सारे रिकॉर्ड, वो सारे उस न्यायालय की पटल पे रखेंगे और वहां पर आप हमसे जवाब सवाल कर लेना। अब आप कह रहे हैं कि विधानसभा में भी हम उठाएंगे ये मुद्दा, न्यायालय पे भी उठाएंगे, ये तो आपका पूर्वाग्रह है कि आपको केवल मुद्दे नहीं है तो बात करना है, जनता का सत्र है, जनता के लिए है, उस सत्र का भटकाव है, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन अटल जी, अगर देखें जिस तरह से जिले बना दिए गए, लेकिन जो निर्णय सरकार ने लिया है वो काफी समय बाद लिया है, क्योंकि जब निर्णयों का पहले अनाउंसमेंट हो चुका था उसके बाद में उतना समय लेने के बाद, क्योंकि उस दौरान कई कार्य भी हुए, कई जगह पे भवन भी बने होंगे, तो अब जो भवन बन चुके हैं फिर आधे बन चुके हैं, उस पर क्या आगे कार्रवाई होगी या किस तरह से उस पर ध्यान रखा जाएगा, क्या रौनक जी, चीज होगी? रौनक जी, पहली बात तो अगर 7 जिले हमने रख लिए, 9 जिले हमने निरस्त कर दिए, जी तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आगे हम कभी जिले ही नहीं बनाएंगे। जी पहले हम 7 जिलों को स्ट्रांगली, उसमें जो रिक्वायरमेंट है, रेवेन्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर, अधिकारी जो चाहिए उसको स्ट्रांग करेंगे, उसके बाद और जिलों को बना दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इतना समय क्यों लगा, इसलिए जी लगा कि हमारे हमारे में वो कर्तव्य नहीं है कि रात को सोएं और सुबह उठ के कुछ भी घोषणा कर दें। वो तो इनके गहलोत साहब ही कर सकते हैं। हमारे तो बकायदा समीक्षा करते हैं उच्च अधिकारी, जो जो इस विषय के ज्ञान वाले लोग हैं, ज्ञान जी वेता हैं, उनसे हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। तो जब ललित के पवार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि भी इनमें से ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो जायज हैं और इन डिस्ट्रिक्टों से लोगों का इतना भला हो सकता है, वो हमने रख लिए और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको बात के लिए हमने आगे के लिए देखा कि भी आगे देखेंगे मतलब इनका ये क्या मान होना सकते है। हैं कि आने वाले समय में बीजेपी कुछ नए जिलों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती, उसमें कोई रुकावट कहीं पर भी जी नहीं है, लेकिन चीजें राजनीतिक न होकर के जनता के भलाई के लिए होनी चाहिए। सरकारें जनता के लिए हैं, सरकार जनता के लिए है, बहुत स्पष्ट कर देता हूं। जनता केवल राजनीतिक उसके लिए आप निर्णय लास्ट मोमेंट पे लोगे। सरकार जब 4 साल, 4.5 साल तो केवल आपकी रिजॉर्ट्स में घूमती रही या इनसिक्योरिटी के चक्कर में बचते रहे या लड़ते रहे उप जी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, और लास्ट मोमेंट में आप जनता की भलाई को लेकर के बैठने की बातें कर रहे हो, तो ये जनता समझ भी रही है और उसकी इनको मुंह की खानी भी पड़ी है। तो बात ये है कि आप, हम तो देखो पहले ही साल हमने 4 लाख नौकरी की बात की, मिलेगी कैसे, उसके लिए राइजिंग राजस्थान भी ले आए कि अर्थ की भी व्यवस्था चाहिए। ये नहीं कि लास्ट में हम ये सब करतब दिखाने की कोशिश करें। देखो, काम अगर राज्य को विकसित करना है तो उसके लिए बहुत तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। ईंट से जी ईंट बजा देने वाले ये बातों से चलने वाला नहीं है काम। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मीनाक्षी जी से लेते हैं। मीनाक्षी जी, प्रदेश को उन्नत करने के लिए राइजिंग राजस्थान लेकर के आए, तमाम तरह के काम है बीजेपी सरकार कर रही है, फटाफट से क्या कहेंगे इस पर आपने? अ, बिल्कुल, मैं इस पे भी जवाब दूंगी और इससे पहले दो मुद्दे अटल जी ने उठाए, मैं उनका भी जवाब देना चाहूंगी। जी राइजिंग राजस्थान बिल्कुल ये पहले साल में ले आए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें से कितने धरातल पर उतर पाएंगे और क्या वो जो नई रिप्स आई है उसके क्या बेनिफिट्स जनता को मिल पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दो चीजें जो इन्होंने, अटल जी ने कही, एक तो जी ये कहा कि आप विधानसभा में भी मुद्दा उठाते हो और न्यायालय में भी मुद्दा उठाते हो, जी तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये दोनों अधिकार हमारा संविधान हमें देता है और हम संविधान का बिल्कुल आदर करते हैं और उस संविधान के दायरे में रहते हुए हम अपने दोनों अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इनके जी पास कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है कि ये रात को सोए और सुबह उठ के कोई घोषणा कर दें। तो इनके पास, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि इनके पास ऐसा कर्तव्य नहीं है कि ये रात को सोए और सुबह उठ जाए। ये रात को पहले कभी नोटबंदी की घोषणा करते हैं और कभी जीएसटी लगा देते हैं रात के अंधेरे में, और फिर ये सो जाते हैं जनता की फिक्र किए बिना।
जनता लगे नोटबंदियों की लाइनों में, जनता लगे बस, जीएसटी बस, को जी परेशान जी होने के लिए। तो ये इनके पास कर्तव्य दिखाने के लिए जनता को परेशान करने का एक तरीका है। और जहां तक जिलों की बात, ये कह रहे हैं कि हमने समीक्षा करने के लिए ही कमेटी बनाई थी, तो उस कमेटी ठीक है की रिपोर्ट मीनाक्षी की जी, ही एक डिमांड लास्ट कर सेंस रहे ले हैं हम। लेते हैं, एक बस एक बार जी अटल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं बस लास्ट? देखिए, मीनाक्षी जी कह रही है कि जीएसटी रात का निर्णय, जीएसटी मनमोहन सिंह जी का निर्णय था। आप एक बार पढ़िए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था बिल्कुल कि मनमोहन सिंह जी जीएसटी का लाना निर्णय चाहिए था, था। ऐसे ये हड़बड़ी नहीं, में लगाने वो का निर्णय नहीं क्योंकि था। वो थोड़े एक मिनट से मीनाक्षी जी, है ना, एक हल्के से मिनट। दबाव में रहते थे, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया। तो हम कह रहे हैं कि हम बोलते नहीं है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो बोलते हैं। चलिए सर, आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से अटल जी थे और कांग्रेस से डॉक्टर मीनाक्षी अजीज जी थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम चीज़ों को लेकर के। लेकिन जिस तरह से बात करें फिलहाल सदन में ज़िलों को लेकर के फिर से बातचीत का दौर है, ज़िलों को लेकर के फिर से रार का दौर है, वो शुरू हो चुका है। फिलहाल जो हमारे साथ मुख्य अतिथि थे बीजेपी की ओर से और कांग्रेस की ओर से, दोनों ने अपनी अपनी बात है वो कही थी। और ये भी चीज देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में शायद बीजेपी और नए जिलों पर बातचीत का दौर है, या और नए जिले हैं उस पर भी काम है वो कर सकती है। इसके जवाब या इसका हिंट हम ये कहें तो हमें इस बहस में देखने को मिला है। खैर, आने वाले समय में विधानसभा के अंदर और क्या किस तरह का हंगामा देखने को मिलता है, यह लगातार समय पर निर्भर होगा।